गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको कक्षा पंचम विषय सामाजिक विषय, इस समय भारत भूमि का भूगोल पढ़ाया जा रहा है। भारत भूमि का भूगोल किताब का नाम है ये, भारत भूमि का भूगोल। पाठ 6 प्राकृतिक रचना। प्राकृतिक रचना। आज मैं प्राकृतिक रचना के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। अपना देश विविधता पूर्ण है। क्यों है? क्योंकि कहीं पर यानी गगन को छूते हुए पहाड़, कहीं समुद्र, कहीं समतल मैदान, कहीं रेगिस्तान, कहीं हरे भरे वन, कहीं नहरों द्वारा जल लाया जाता है, तो कहीं बाढ़ रोकने के लिए बांध बनाए गए हैं। ईश्वर ने हमारे देश को ऐसी आकर्षक व सुंदर रचना की है, यानी अपने भारत की बहुत अच्छी प्रकार से रचना की है प्रकृति ने। प्रकृति कौन है? भगवान। इस विविध प्रकार की प्राकृतिक रचना को ध्यान में रखकर प्रकृति रचना को 5 भागों में बांटा गया है। इसमें है उत्तर का पर्वतीय भाग, नंबर 1। उत्तर का पर्वतीय भाग। अब देखिए उत्तर का पर्वतीय भाग में क्या क्या चीज़ आती है। इसमें भारत की उत्तर सीमा पर पूर्व में पश्चिम तक फैला हिमालय का क्षेत्र भारत माँ के मुकुट के समान है। ये हिमालय है भारत के मुकुट के समान है, सबसे ऊपर है भारत, यानी ये जम्मू कश्मीर माँ के मुकुट के समान है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। कितनी है? 2400 किलोमीटर, यानी उत्तर की। सुना जाता है करोड़ों वर्ष पूर्व एक बार भूचाल के कारण हिमालय का क्षेत्र उभरकर ऊपर आ गया। इस क्षेत्र को में काराकोरम, यानी इस क्षेत्र में, उत्तर के क्षेत्र में काराकोरम, हिंदू कुश, शिवालिक, गारो, खासी, जयंतिया आदि पर्वत श्रेणियां हैं।
यानी ये उत्तर के भाग में ये पर्वत श्रेणियां हैं। अब देखिए कुछ इसमें दर्रे हैं। दर्रे ये तो पर्वत श्रेणियां हो गई, जैसे माना दर्रा है, नीति दर्रा है, नाथुल है, नाथुल और खैबर ये हमारे आदि दर्रे हैं। अब देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, इसे गौरी शंकर भी हिमालय में स्थित है। इसकी लंबाई समुद्र तल से 8,848 मीटर है। ये नेपाल में है। भारत में कंचनजंगा, नंदा देवी, त्रिशूल आदि प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। ऊंची चोटी व को पर्वतीय भागों में सदैव बर्फ से जमी रहती हैं। इस बर्फ के पिघलकर आए हुए जल में गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि अनेक नदियां बहती हैं। कैलाश, मानसरोवर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, ज्वाला देवी, वैष्णो देवी आदि पर्वत तीर्थ स्थल हैं जो लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। अब देखिए इसमें नंबर 2 गंगा, यमुना का मैदानी भाग। गंगा यमुना का मैदानी भाग में क्या क्या चीज़ आती है? उत्तर के पर्वतीय भाग में नीचे की ओर ये विशाल उपजाऊ हरा भरा मैदान है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, गोमती, चंबल, ब्यास, घाघरा आदि नदियाँ बहती हैं। अत्यंत उपजाऊ मिट्टी एवं बालू द्वारा ये बना मैदान संपूर्ण देश के लिए अन्न पैदा करता है। इसमें हरिद्वार, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, काशी आदि नदियाँ निकली हैं। इनके किनारे किनारे मथुरा में यमुना है, अयोध्या में गंगा नदी, इसे सरयू के नाम से जानते हैं, आदि नदियाँ बहती हुई आई हैं इस मैदानी भाग में। इस मैदान की पूरब से पश्चिम लंबाई 2400 किलोमीटर और चौड़ाई है। अब मैं आपको दक्षिण का पठारी भाग नंबर 3 दक्षिण का पठारी भाग। भारत के दक्षिण का भाग त्रिकोण जैसा है। देश के मध्य में विंध्याचल, सतपुड़ा पर्वत हैं। दक्षिण में ऊंची नीची पहाड़ियाँ, पूर्वी व पश्चिम घाट। दक्षिण में नीचे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। महानदी गोदावरी
कृष्णा, कावेरी आदि प्रमुख नदियाँ पूर्वी घाट की ओर बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिलती हैं। यहाँ पर कपास, ज्वार, बाजरा आदि की फसल होती है इसमें दक्षिण के पठारी भाग में। अब देखिए समुद्र तटीय मैदान नंबर 4। समुद्र तटीय मैदान दक्षिण के पठारी भाग दोनों ओर समुद्र तट से हुए कन्याकुमारी तक फैले मैदानी भाग हैं। ये 2 भाग में विभाजित है, पश्चिम तटीय भाग और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा है, पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है, क्योंकि इस भाग में नदियां हैं। यहाँ पे चावल की फसल 3 बार तक हो जाती है, यानी 3 बार वहाँ की फसल होती है धान की। और जो पश्चिम भाग में है उसमें नारियल, केला, मसाले, रबर आदि की फसल पैदा होती है। इसमें कालीगढ़, पोरबंदर, मुंबई, विशाखापट्टनम, बेंगलोर, चेन्नई, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता आदि प्रमुख बंदरगाह हैं। तीनों सागरों से हिंद महासागर, गंगा सागर, बंगाल की खाड़ी यानी तथा सिंधु सागर, अरब सागर संगम होता है। अत्यंत आकर्षक दृश्य दिखाई देता है समुद्र तटीय मैदान में। थार का मरुस्थल नंबर 5। थार का मरुस्थल अपने देश में सभी प्रकार की भूमि प्रकृति ने प्रदान करी है। मैंने आपको बताया था देश का सबसे बड़ा भाग ऐसा है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, केवल एक छोटी नदी लूनी बहती है, कुछ झाड़ियाँ के खजूर के वृक्ष होते हैं। सारे क्षेत्र में रेत ही रेत दिखाई देता है और वहाँ के लोग पालते हैं बकरियाँ, भेड़ बकरियाँ, यानी भेड़ बकरियाँ। मैंने बताया। और रेगिस्तान में जो ऊँट है वहीं चल पाता है, क्योंकि रेत में और कोई जानवर नहीं चल पाएगा। उसके पैर गद्दीदार होते हैं और वो अपने कुबड़ में पानी एकत्रित करके 7 दिन तक भी अपना जीवन जी सकता है। इसलिए बोझ ढोने का कार्य ऊँट ही करता है, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। मैंने आपको प्राकृतिक रचना के बारे में बताया। आप इस वीडियो को देखेंगे और PDF के माध्यम से अन्य कार्य